तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूज करा था prop को एज ए प्रॉपर्टी टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, राइट। ये जो डेटा था अपना ये पेरेंट पे है और इसको हम लोग डायनेमिकली चाइल्ड पे ला रहे हैं, राइट। हम लोग कहाँ ला रहे हैं ये डेटा? app.js पे हम लोग कहाँ ला रहे हैं? चाइल्ड 2 पे ला रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमने बाइंड किया प्रॉप के थ्रू और प्रॉप पे हमने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू भी पास कर दिया है, या बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो अगर नेम के अंदर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस केस में ये बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, करेक्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, राइट। प्रॉप के थ्रू डेटा पास करेंगे और देखेंगे कि इसे हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा क्या करा है कि ऐप और चाइल्ड के बीच में रिलेशन है, राइट। और हम लोग ऐप जेस से चाइल्ड टू जेस में हम लोग डेटा पास कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर मुझे चाहिए कि अब प्रॉप के थ्रू मैं इस कंपोनेंट को रीयूज कर पाऊँ तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस कंपोनेंट में हम लोग इस चाइल्ड 2 को यूज कर सकते हैं और वहां पे प्रॉप के थ्रू हम नया डेटा पास कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं होता क्या है। चलिए तो हम जस्ट एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं पेरेंट और JSX, राइट। बिकॉज हम लोग जावा रिएक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट JS भी लिख सकते हैं और JSX भी लिख सकते हैं। तो JSX क्या है? बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में हम लोग को HTML को लिखने का वे मिल जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड के साथ हम लोग HTML को लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग JSX को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, क्विकली एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हमने पेरेंट और मेक श्योर कि आपका जो कंपोनेंट होना चाहिए, कंपोनेंट के फंक्शंस होने चाहिए। जो भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। और उसमें अब देखिए हम लोग JSX की बातें कर रहे थे ना, तो JSX के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू हम HTML को रिटर्न करवा पाते हैं। JSX प्रोवाइड फीचर ताकि हम जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर HTML को लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमने पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट किया और इसमें हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है चाइल्ड 2 को यूज करना है। क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है, राइट। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। दैट मींस कि JSX में अगर कोई भी HTML लिखते हैं तो उसको एक पेरेंट चाहिए ही होता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम या तो एक डिव क्रिएट कर सकते हैं, डिव के अंदर सारे एलिमेंट को रैप कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली वर्क करता है। या अब डिव के अंदर रखते एक नया डोम के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, हम चाहते हैं कि डोम के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड ना हो, क्योंकि लेट्स सपोज कि अभी आपके पास 100 कंपोनेंट तो 100 डिव अगर लिखेंगे तो डोम के अंदर कहीं ना कहीं अनयूज एक एक्स्ट्रा कोड को ऐड करेगा, राइट। तो उसके लिए रिएक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। तो फ्रेगमेंट कुछ नहीं है, देखिए इट्स जस्ट अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। जैसे हम लोग डिव लिखा तो हमने डिव को ही हटा दिया, तो अब ये क्या हो गया, एक फ्रेगमेंट हो गया और ये डिव के डोम के अंदर भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा, राइट। और यह एक एज ए पेरेंट एलिमेंट यूज होगा, राइट, JSX के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक नया डेटा भेजते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मुझे नया नेम पास करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नेम और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को पास कर दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करा। अब मुझे क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग पास किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट को चाइल्ड 2 को ही हम दो जगह यूज कर रहे हैं, एक तो पेरेंट में यूज कर रहे हैं, कि हम app.js में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल के थ्रू या प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग डेटा पास करा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को बाइंड कर रहे हैं, करेक्ट। तो चलिए हमने क्या किया कि चाइल्ड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को पास करा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये पेरेंट है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा कहाँ पे, app.js के अंदर, बिकॉज इसके थ्रू ही तो हम डेटा को दिखाएंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्नैप के अंदर अपने पेरेंट को ऐड कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट को इसको रिमूव कर देते हैं अनयूज कोड को। अब हम क्या करते हैं, पेरेंट को ऐड कर लेते हैं, पेरेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब चलिए रन करा के देखते हैं। अब रन करा के देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक जगह तो अपना जॉन डे आ रहा है और दूसरी जगह क्या है, पेरेंट कंपोनेंट हमने पेरेंट बनाया था, इसमें अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कंपोनेंट को दो जगह पे यूज कर रहे हैं, तो ये तो रीयूजेबिलिटी, राइट। अब हम लोग प्रॉप का यूज केवल डेटा को ही पास करने के लिए नहीं करते हैं, प्रॉप का यूज हम फंक्शन को भी पास करने के लिए करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉप के थ्रू किसी फंक्शन को कैसे पास करते हैं, राइट, और क्यों पास करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्यों पास करते हैं और कैसे पास करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्यों पास करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हम किसी फंक्शन को पास करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, या तो कोई डेटा को पास करेंगे या कोई इसी इवेंट को ट्रिगर करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को हम लोग पेरेंट पे सेंड करेंगे, राइट। जैसे मुझे किसी टेबल के डेटा को डिलीट करना है, राइट, बट हमने
हमने जो बटन है उसको कहाँ क्रिएट करके रखा है, रियूजेबल कंपोनेंट पे, राइट। और रियूजेबल कंपोनेंट पे क्रिएट कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि उस बटन के क्लिक पे जो भी डेटा है पेरेंट पे वो अपडेट हो जाए, या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म हो जाए। जैसे मैंने वो सेव, लेट्स सपोज कि मैं सेव का बटन बना के रखा हूँ रियूजेबल कंपोनेंट पे और मैं उसको ट्रिगर कर रहा हूँ, तो जो भी डेटा पेरेंट पे है वो सेव हो रहा है या अपडेट हो रहा है। ये सारी चीजें हम रियूजेबल कंपोनेंट में फंक्शन को पास करके अचीव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए VS कोड में अब देखते हैं कि हम लोग पास कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले क्या पास कर रखा था, पहले हमने जस्ट एक डेटा को पास कर रखा था, अभी हम करते हैं किसी फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। चलिए देख, तो चलिए एक इवेंट हम क्रिएट करते हैं, क्या, सेंड डेटा, ऑन क्लिक सेंड डेटा, और इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, पास डेटा एक फंक्शन है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि जैसे ही मैं इस सेंड डेटा पे क्लिक करूंगा वैसे ही क्या होगा, ये जॉन जो है ये अपडेट हो जाएगा कहाँ पे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं पास डेटा पे क्लिक करूंगा वैसे ही नेम के अंदर जॉन असाइन हो जाएगा और ये चाइल्ड पे दिखेगा। चलिए एक और हमने पेरेंट कंपोनेंट बनाया था, वहां पे हम लोग करते हैं इसको, वहां पे भी सेम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट डेटा पास करेंगे। हम क्या पास कर लेते हैं, एक काउंट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, काउंट एंड सेट काउंट, राइट, और इसको इनिशियलाइज किया 0 से। अब हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन के क्लिक पे हम काउंट के वैल्यू को अपडेट करेंगे, राइट। तो इंक्रीमेंट सेट काउंट 1 से इंक्रीज होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब इस चाइल्ड के अंदर हमने क्या लिखा था, सेंड डेटा टू इंक्रीमेंट, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। अब चलिए देखते हैं हमारा जो काउंट है वो अपडेट होता है या नहीं, है जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू अपडेट होता है। चलिए हम लोग चाइल्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि मैं एक वैल्यू पास किया था, यहाँ पे सेंड डेटा को पास कर दिया और सेंड डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इसे बटन पे बाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब बटन पे बाइंड कर लिया, ऑन क्लिक पे सेंड डेटा, राइट। सेंड डेटा या ये भी लेवल है, हम कंपोनेंट से डायनेमिकली ला सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं क्या किया, इंक्रीमेंट चाइल्ड और यहाँ पे लेवल स्टो इंक्रीमेंट हम चलते हैं app.js पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, पास डेटा, ठीक है। हमने ये दोनों चीज कर लिया। अब क्या करना होगा, अब फिर से चलते हैं चाइल्ड 2 पे और यहाँ पे हमें उस लेवल को ऐड करना होगा, लेवल को ऐड कर लिया और यहाँ पे सेंड डेटा में हम लेवल को बाइंड कर देंगे, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग ब्राउजर पे आ गए। अब देखते हैं कि हमने जो डेटा पास किया है यहाँ पे चाइल्ड 2 पे, इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रेस करने पे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है बटन के क्लिक पे, बटन मींस क्या, एक फंक्शन क्लिक, उस पे एक इवेंट पास हो रहा है, राइट। अब देखते हैं इंक्रीमेंट पे। ओके, इंक्रीमेंट पे अभी कुछ नहीं हो रहा, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी कर रखी है, चाइल्ड 2 नेम, तो ये हमारा पेरेंट पे हमने इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट में हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट में मुझे इस काउंट को बाइंड करना है, हमने काउंट को बाइंड किया। अब चलते हैं VS कोड में, यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे जैसे मैं बाइंड किया ना काउंट को, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डेटा हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटा भी अपडेट हो रहा है। जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा पास हो रहा है और ये इंक्रीमेंट मेरा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया कि एक ही कंपोनेंट को हम लोग दो अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये तो यूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पे क्या, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो डायनेमिक डेटा अपडेट कर रहे हैं और दूसरा सेम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब सेकंड पॉइंट है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रॉप डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो प्रॉप डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, राइट, कि हमने जो वेरिएबल या जो प्रॉपर्टी क्रिएट किया है पेरेंट पे और ऐप पे, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ये नेम देखेंगे तो ये नेम डायरेक्ट पेरेंट पे क्रिएट किया हुआ है, सेंड डेटा भी पेरेंट पे, लेवल पेरेंट पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये हम डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू ही कर रहे हैं। अगर जस्ट प्लेन प्रॉप पास करता तो और उसके बाद क्या होता, जो भी प्रॉपर्टी है उसको हमें कैसे एक्सेस करना होगा, प्रॉप डॉट नेम, प्रॉप डॉट लेबल, प्रॉप डॉट सेट डेटा, ऐसे हमें एक्सेस करना होगा। तो ये हमने क्या कहाँ पे किया है, ये चाइल्ड पे किया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, फिर जाते हैं VS कोड, प्रॉप डॉट नेम। ओके, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, सेव किया, ठीक है। अब देखिए जो भी अपडेशन था ये प्रॉपर हो रहा है। तो हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग करते क्यों है। तो डीस्ट्रक्चरिंग से बेनिफिट यह है कि हमने यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का यूज किया, लेकिन मुझे यहाँ पे इस कंपोनेंट पे मुझे सारे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे, प्रॉप को ऐसे एक्सेस करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे जस्ट नेम चाहिए या मुझे दो ही वैल्यू चाहिए, नेम चाहिए और लेवल चाहिए। तो हम डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जैसे नेम और लेवल दो ही चाहिए, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग कर लिया और यहाँ से हमें ये सब ये दोनों को रिमूव करना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे सेव करूंगा ना, सेव करके ब्राउजर में जाएंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है, प्रॉप इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने मिस्टेकनली छोड़ दिया था तो ये कहाँ दिख रहा है, ठीक है।
अब देखिए अब एरर क्या है, सेंड डेटा इज नॉट डिफाइंड। क्यों ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग दो ही प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, हम दो ही प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ये चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। या मुझे लेबल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेबल की जगह पे लेबल को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब लेबल को रिमूव करके मैं बटन जस्ट एक हार्ड कोडेड लेबल दे देता हूँ, स्टैटिक या हार्ड कोड सेंड डेटा करके एक लेबल दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव किया, जैसे ही मैं सेव करके ब्राउजर पे गया तो यहाँ पे देखिए दोनों बटन पे सेम ही लेवल दिख रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट था और यहाँ पे सेट डेटा था, राइट। तो ये हम डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू अचीव कर पाते हैं। डायनेमिकली किसी भी डेटा को या किसी प्रॉपर्टी को या कोई भी लेवल पास करना होता है तो हम डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉप ओवरलोडिंग नहीं होता है। प्रॉप ओवरलोडिंग मींस कि आपके प्रॉप या यू कैन से कि कंपोनेंट पे प्रॉपर्टी का ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि प्रॉप अगर आएगा तो वो सारे डेटा को लेके आएगा, राइट, जो नहीं चाहिए अभी, राइट। तो जो चाहिए उसी को एक्सेस किया, रेस्ट रिमेनिंग को हमने छोड़ दिया। तो ये तो होगा कि डिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, राइट। अब क्या है एंड कैसे करते हैं, राइट। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी, ओके, एंड हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रक्चर करके देखा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, राइट। मल्टीपल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉप चिल्ड्रेन एंड इट्स यूज केस क्या है। अब प्रॉप चिल्ड्रेन क्या होता है, चलिए अब इसे जानते हैं कि प्रॉप चिल्ड्रेन, ओके चलिए अब देखते हैं कि प्रॉप चिल्ड्रेन क्या होता है और क्यों हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट में, राइट। तो प्रॉप चिल्ड्रेन एक स्पेशल टाइप का प्रॉप है, राइट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखते हैं वो डायरेक्टली आपके कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हम लोग चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर और यहाँ देखिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे चाइल्ड 2 को यूज किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमने इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास किया है, सारे प्रॉपर्टी प्रॉप के थ्रू पास किया है। लेकिन अब जो प्रॉप चिल्ड्रन है वो क्या है, वो एक स्पेशल टाइप का प्रॉप है। उसमें क्या होता है कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, राइट। जैसे हमने लिखा H2 और यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रॉप चिल्ड्रन, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप चिल्ड्रन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमने करेक्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर लिखा है, राइट। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर पे क्या होता है। तो हम लोग ब्राउजर पे आ गए। अभी देखिए अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि कुछ आया या नहीं। तो यहाँ पे तो अभी ओके बाइंड करना मैं भूल गया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं चाइल्ड 2 पे और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉप को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर के थ्रू बाइंड कर सकते हैं, ओके। तो क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्रिएट किया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉप चिल्ड्रन को बाइंड कर देते हैं। तो ओके हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 प्रॉप पास किए हुए, हम क्या करते हैं तीसरा पास कर देते हैं। प्रॉप चिल्ड्रन को लिखा और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं डिव और इसके अंदर हम लोग इस चिल्ड्रन को पास कर देते हैं, राइट। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। अभी देखिए जैसे ही मैं सेव करके ब्राउजर में आया वैसे ही ये कंटेंट दिख रहा है। इसके लिए हमें किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना पड़ा, राइट। या इसके अंदर अगर हमें और भी चीजें लिखने हैं, जैसे सपोज कि मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करके ब्राउजर में आया तो देखिए जितने भी चेंजेस कर रहा था वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये प्रॉप चिल्ड्रन के थ्रू हुआ, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्रॉप्स एंड प्रॉप चिल्ड्रन में डिफरेंस क्या है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो अपना नॉर्मल प्रॉप्स होते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी को पास करना पड़ता है एज ए प्रॉप, राइट। हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल प्रॉप, इंडिविजुअल डेटा के लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ता है। बट इस केस में अगर मेरे पास अगर मैं प्रॉप चिल्ड्रन का यूज करता हूँ तो इस केस में हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक डेटा के लिए हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता है। हम सारे डेटा को एक साथ ही सेंड कर सकते हैं। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है और यही होता है प्रॉप चिल्ड्रन, राइट, जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली किसी कंपोनेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू प्रॉपर्टी और विदाउट पासिंग एनी न्यू प्रॉपर्टी टू द कंटेंट, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ विद द डीप अंडरस्टैंडिंग। गुड बाय।